हेलो एवरीवन। हम अपनी ज्योग्राफी की सीरीज में यूपीएससी के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। तो ये इस जो सीरीज है इसकी तीसरी वीडियो है। इसके पहले भी हमने दो वीडियो बनाई, कवर कर चुके हैं, उसमें हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं। तो इस वीडियो में हम क्या कवर करेंगे? फोल्ड फोल्ड वर्सेस ब्लॉक माउंटेन, रिवर लैंडफॉर्म्स के बारे में कुछ, और हीट बजट ऑफ अर्थ के बारे में कुछ। हम इन वीडियोस में सिर्फ वही टॉपिक्स को कवर करेंगे, क्या कर चुके हैं, जो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर कोई टॉपिक्स यूपीएससी ने कभी पूछे नहीं है, जैसे लैंडफॉर्म से लेकर के कास्ट टोपोग्राफी या डेजर्ट की टोपोग्राफी, ठीक है, इन सब टाइप की चीज़ें यूपीएससी ने अभी तक तो नहीं पूछी हैं, इसलिए हम उन्हें कवर नहीं करेंगे क्योंकि उनका रेलेवेंस बहुत ज़्यादा कम है प्रीलिम्स के लिए। तो सिर्फ वही चीज़ें कवर होंगी जिनके बेसिस पे क्वेश्चन आ चुका है या चांसेस बहुत ज़्यादा है आने की। तो उसमें से जो पहला टॉपिक है वो है फोल्ड वर्सेस ब्लॉक माउंटेन। अब सबसे पहले हम देखेंगे फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं। तो फोल्ड माउंटेन कंप्रेशनल फोर्स से बनते हैं। कंप्रेशनल फोर्स इस टाइप की, मतलब ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, मतलब दो प्लेट्स हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स में हमने प्लेट्स के बारे में देखा है। ये दोनों प्लेट्स जब एक सेम मोशन में मूव करेंगी, सेम अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी, तो कंप्रेशनल फोर्स लगेगी और ये एक दूसरे को मोड़ेंगी। और उस हिसाब से क्या बनते हैं फिर? फोल्ड माउंटेन्स। जैसे कि अगर ये प्लेट है, ठीक है, तो ये दूसरी प्लेट है, तो ये प्लेट नीचे गई, तो ये वाली फोल्ड प्लेट यहाँ पे फोल्ड होने लगेगी ऐसे ऐसे, तो ये क्या बन जाएंगे? फोल्ड माउंटेन्स। मतलब जब टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो सेडिमेंट्री लेयर्स फोल्ड हो जाती हैं। जैसे कि कारपेट, हाँ, कारपेट की का एग्जांपल ले सकते हैं आप। तो कारपेट को अगर पुश करते हैं तो वो ऐसे ऐसे फोल्ड्स बना लेती है। तो ये इसी टाइप के फोल्ड्स कैसे बनते हैं? जब दो प्लेट एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं, तो और उसी वजह से बनते हैं फोल्ड माउंटेन्स। तो अब दूसरी चीज क्या है कि इनमें सबसे ज्यादा वो क्या रेलेवेंट क्या है? तो फोल्ड माउंटेन्स में सबसे ज्यादा रेलेवेंट ये है कि जैसे इंडिया में सबसे इम्पोर्टेंट फोल्ड माउंटेन कौन सी है? तो इंडिया में सबसे इम्पोर्टेंट फोल्ड माउंटेन हमें कौन सी मिलेगी? हिमालयाज मिलेगी। और इस चीज को लेकर के भी यूपीएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि कौन सी माउंटेन फोल्ड माउंटेन है या कौन सी माउंटेन ब्लॉक माउंटेन है। जैसे हिमालय ये फोल्ड माउंटेन है, ठीक है, अरावली फोल्ड माउंटेन है, ठीक है, पर वोर्जिज माउंटेन क्या है? ब्लॉक माउंटेन है। हाँ। तो जो स्ट्रक्चर होता है फोल्ड माउंटेन का, अब देखते हैं। तो स्ट्रक्चर जो फोल्ड माउंटेन का है वो दो टाइप से बन के मिल करके बनता है। पहला एंटीक्लाइन और दूसरा सिंक्लाइन। मैं इसकी फोटो दिखाता हूँ आपको। बहुत ज्यादा क्लियर इमेज तो शायद नहीं है ये, पर ये रहा, ये एंटीक्लाइन है और ये सिंक्लाइन है। ये एंटीक्लाइन है और ये सिंक्लाइन है। एंटीक्लाइन में क्या होता है? एंटीक्लाइन में रॉक लेयर्स ऊपर की तरफ फोल्ड होती हैं, मतलब ये ऊपर की तरफ फोल्ड हुई हैं। और सिंक्लाइन में क्या होता है? सिंक्लाइन में रॉक लेयर नीचे की तरफ फोल्ड होती हैं। तो ये दो डिफरेंस था किसका? एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन का। ये स्ट्रक्चर्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट चीज आएगी वो टाइप्स ऑफ फोल्ड माउंटेन क्या है। अब फोल्ड माउंटेन कितने टाइप्स के होंगे? तो दो टाइप के फोल्ड माउंटेन पाए जाते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन और ओल्ड फोल्ड माउंटेन। यंग में जैसे हिमालयाज है, एल्प्स है, एंडीज है, ये टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन में मिलते हैं और अर्थक्वेक यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉमन होता है यंग फोल्ड माउंटेन के पास। ओल्ड फोल्ड माउंटेन जैसे अरावली और एपेलेशियंस माउंटेन्स, ये काफी ज्यादा एरोडेड हो चुके होते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा समय में पहले बने थे। जैसे अरावलीज का इशू इंडिया में अभी चल रहा है, गवर्नमेंट ने उसे हटाने की कोशिश की थी, पर लोगों ने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया, इसलिए फिर गवर्नमेंट को बैकस्टेप करना पड़ा। अब कुछ फोल्ड माउंटेन्स के एग्जांपल में, जैसे इंडिया में हिमालयास क्लासिक फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल है। वर्ल्ड लेवल पर एल्प्स यूरोप में और एंडीज साउथ अमेरिका में। और फोल्ड माउंटेन ज्यादातर सेडिमेंट्री रॉक से मिलकर के बने होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। फोल्ड माउंटेन ज्यादातर सेडिमेंट्री रॉक से मिलकर के बने हुए होते हैं। फिर अब ब्लॉक माउंटेन की बात आती है। तो ब्लॉक माउंटेन पर जो फोल्ड माउंटेन से बिल्कुल अलग प्रोसेस से बनते हैं, कोई सिमिलर प्रोसेस नहीं है इनका। ब्लॉक माउंटेन तब बनते हैं जब अर्थ का क्रस्ट स्ट्रेच होता है, ठीक है, अर्थ का क्रस्ट स्ट्रेच होता है इस तरीके से, मतलब टेंशनल फोर्स लगती है। इस स्ट्रेचिंग की वजह से क्रस्ट में क्रैक्स आते हैं और हम फॉल्ट जिस मतलब जैसे ये रहा, क्रस्ट में क्या आएंगे? क्रैक्स आएंगे, ठीक है, इन्हें हम क्या बोलेंगे? फॉल्ट्स बोलेंगे। और इस प्रोसेस को मतलब आगे तो फॉल्ट बोलेंगे और उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फॉल्टिंग बोलेंगे। तो इस वजह से बनते हैं ब्लॉक माउंटेन्स।
अब दो चीजें इसमें टर्म्स हैं इसमें, जिसमें जो देखना है, एक पहला क्या टर्म है, हॉर्स्ट, और दूसरा क्या है, ग्रेबेन। तो हॉर्स्ट और ग्रेबेन हम यहाँ से देखेंगे। फॉल्टिंग के दौरान कुछ ब्लॉक्स ऊपर उठ जाते हैं। ये ब्लॉक ऊपर उठ गया तो इसको क्या बोलेंगे, हॉर्स्ट बोलेंगे। अगर वो ऊपर उठ गया है तो उसको बोलेंगे हॉर्स्ट। जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा है उसको बोलेंगे हॉर्स्ट। यही ब्लॉक, मतलब ये जो ब्लॉक ऊपर उठा है इसे ही ब्लॉक माउंटेन बोला जाता है। और जो पार्ट नीचे रह गया है उसे क्या बोलते हैं, ग्रेबन बोलते हैं। जैसे रिफ्ट वैली बनती है, तो मतलब ग्रेबन ही एक्चुअली रिफ्ट वैली होती है। तो जो नीचे दब गया उसको क्या बोलते हैं, हॉस्ट, ग्रेबन, और जो ऊपर उड़ गया उसे क्या बोलते हैं, हॉस्ट। और ग्रेबन ही क्या बनती है, रिफ्ट वैली बनती है, या रिफ्ट वैली इसे कहा जाता है। अब जैसे ये ग्रेबन था जो नीचे का हिस्सा है, और इसे अगर बड़ी पिक्चर में देखेंगे तो ये ग्रेबन है, और ये क्या है, हॉस्ट है। तो जो हॉस्ट है वो ब्लॉक माउंटेन है, और ग्रेबन क्या है, रिफ्ट वैली की तरह काम करेगा। तो अब अगली चीज क्या है कि रॉक टाइप्स एंड शेप्स। अब किस टाइप्स के रॉक मिलेंगे, तो फोल्ड माउंटेन में मेनली सेडिमेंट्री रॉक मिलते हैं, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। और जो ब्लॉक माउंटेन होता है उसमें किसी भी टाइप के रॉक मिल सकते हैं, उसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। पर फोल्ड माउंटेन्स का आपको याद रखना है कि इसमें कौन से रॉक मिलते हैं, इसमें सेडिमेंट्री रॉक मिलते हैं। अब एक लाइन में फिर से डिफरेंस क्लियर कर लेते हैं, छोटा सा रिवीजन करके। तो फोल्ड माउंटेन कंप्रेशन और फोल्डिंग से बनते हैं, ब्लॉक माउंटेन टेंशन और फॉल्टिंग से बनते हैं। ठीक है, तो ये मेन चीज है जो याद रखनी है। फिर अब अगली चीज क्या है, अगली चीज है हमारी रिवर लैंडफॉर्म्स के बारे में। तो रिवर लैंडफॉर्म्स प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यूपीएससी इनसे क्वेश्चन पूछती है। तो रिवर का काम मेनली, जो रिवर तीन चीज़ों में डिवाइड होता है। रिवर जब भी फ्लो करती है तो उसको तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं उसके वर्क को। जो पहला होता है, सोर्स के पास इरोजन करती है वो, और बीच में ट्रांसपोर्टेशन करती है, इस वाली एरिया में ट्रांसपोर्टेशन करती है। और जो लास्ट का एरिया होता है, लास्ट का फेज होता है, वहां पे वो डेपोजिशन करती है। यहाँ पे क्या करती है, एरोजन, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन और थोड़ा बहुत एरोजन, और यहाँ पे डेपोजिशन। तो रिवर के कोर्स को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इस तरीके से, एरोजन, ट्रांसपोर्टेशन प्लस एरोजन और डिपोजिशन। इसी के बेसिस पर रिवर को हम अलग अलग कैटेगरीज में पढ़ते हैं, कि जैसे यहाँ पे कौन से लैंडफॉर्म्स आएंगे, यहाँ पे कौन से लैंडफॉर्म्स आएंगे, और यहाँ पे कौन से लैंडफॉर्म आएंगे, इन्हीं तीन पार्ट में डिवाइड करके। तो सबसे पहले जो अपर पोर्शन है रिवर का, वहां पे लैंडफॉर्म देखेंगे। तो अपर कोर्स का जो रिवर है उसमें, जैसे ये अपर कोर्स में रिवर वहां होती है जब वो माउंटेन से निकल रही होती है। तो यहाँ रिवर का स्लोप बहुत ज्यादा, इसी वजह से क्या होता है, स्टीप होता है। और स्लोप अगर उसका बहुत स्टीप है तो वेलोसिटी उसकी बहुत ही ज्यादा तेज होगी। तो वेलोसिटी अगर बहुत ज्यादा तेज है तो इसका मतलब वो एरोजन मैक्सिमम करेगी वहां पे। और इस वजह से वी शेप वैलीज बनती हैं। जैसे वी शेप वैलीज कुछ कुछ इस टाइप की होती, ये है नहीं पर कुछ इस टाइप की होती हैं वी शेप वैलीज। फिर अगली चीज क्या है, तो जो वी शेप वैली होती है वो यहाँ रिवर नीचे की तरफ ज्यादा कट करती है और साइड की तरफ कम कट करती है। मतलब जैसे ये रिवर फ्लो है, ठीक है, ये रिवर है, तो यहाँ पे रिवर अपनी डेप्थ में ज्यादा कट करेगी। डेप्थ में ज्यादा कट करेगी, यहाँ साइड में थोड़ा सा कम कट करेगी। ठीक, जब ऐसा फ्लो होता है रिवर का तो उसे क्या कहते हैं हम, वैली। वी शेप वैली बन जाती है, क्यों, क्योंकि रिवर साइड में कम कट कर रही है और डेप्थ में ज्यादा कट कर रही है, इस वजह से वो वी शेप वैली बनता है। फिर अब आता है जो नेक्स्ट चीज, गॉर्जेस एंड कैनियंस। अगर एरोजन और ज्यादा इंटेंस हो जाए तो गॉर्ज या कैनियन बनता है। गॉर्ज थोड़ा सा नैरो होता है और स्टीप साइड्स होती हैं इसकी। कैनियन क्या होता है, थोड़ा ज्यादा वाइड होता है, जैसे कि ग्रैंड कैनियन, ये रहा ग्रैंड कैनियन। फिर अगले फीचर क्या है इसके, अगला फीचर है वाटरफॉल और प्लंज पूल। वाटरफॉल और प्लंज पूल, ये रहा। वाटरफॉल तब बनता है जब हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक का अल्टरेशन होता है। ठीक, हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक का अल्टरेशन होता है तब बनता है वाटरफॉल। सॉफ्ट रॉक जल्दी से क्योंकि एरोड हो जाते हैं, और हार्ड रॉक के नीचे डिप्रेशन बन जाते हैं। ये नीचे का सॉफ्ट रॉक एरोड हो गया, ठीक है, हार्ड रॉक एरोड नहीं हुआ, इसीलिए पानी को गिरना पड़ रहा है, और पानी गिर रहा है तभी वो वाटरफॉल बन रहा है। तो वाटरफॉल बनने के लिए हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक का क्या होना चाहिए, अल्टरेशन होना चाहिए। ये अल्टरनेट में आएंगे तभी ये क्या बनेगा, वाटरफॉल।
वाटरफॉल के नीचे जो सर्कुलर डिप्रेशन बन जाता है, ठीक है, जैसे ही यहाँ पे पानी गिर रहा है, जिस जगह पे पानी गिर रहा है वहां थोड़ा सा ज्यादा गड्ढा हो जाएगा, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, प्लंज पूल बोलते हैं। फिर अब मिडिल कोर्स की बात आती है रिवर की, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी होगा और क्या होगा, एरोजन भी थोड़ा सा होगा। तो मिडिल कोर्स में मिएंडर्स बनते हैं और ऑक्सबो लेक्स बनती हैं। ठीक, तो मिएंडर्स क्या होते हैं, यहाँ से दिखा देता हूँ मैं। हम्म तो ये जो रिवर ऐसे चल रही है ना, ये इसी को कहते हैं रिवर की मिएंडरिंग। जैसे मैंने बताया कि स्टार्टिंग के फेज में रिवर डेप्थ में ज्यादा कट कर रही थी, साइड में कम कट कर रही थी, ठीक है। पर जैसे ही वो इस फेज में आएगी, मतलब बीच के फेज में आएगी, तो वो डेप्थ में कम कट करने लगेगी और साइड साइड में ज्यादा कट करने लगेगी। इस वजह से क्या होने लगती है, मिएंडरिंग होने लगती है रिवर की। तो एक बार देखते हैं फिर से, मिडिल कोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म क्या है, मिएंडर। रिवर जब प्लेन एरियाज में फ्लो करती है तो जिग जैग पाथ फॉलो करती है। आउटर बैंक पर इरोजन होता है और इनर बैंक पर डेपोजिशन होता है। ठीक, आउटर बैंक जो है, ठीक है, वहां पे क्या होगा, इरोजन होगा, और इनर बैंक पर डेपोजिशन होगा। जैसे ये आउटर बैंक, ठीक है, ये इनर बैंक, यहाँ पे क्या होगा, एरोजन होगा, यहाँ पे क्या होगा, डेपोजिशन होगा। हम्म तो इसी वजह से क्या होने लगता है, मिएंडरिंग। आउटर बैंक को रिवर क्लिफ और इनर बैंक को स्लिप ऑफ स्लोप भी कहते हैं। ठीक है, रिवर क्लिफ किसे कहते हैं, आउटर बैंक को कहते हैं, ठीक है, और इनर बैंक को स्लिप ऑफ स्लोप कहते हैं। अब एक फीचर और है इसका, ऑक्सबो लेक। अब ऑक्सबो लेक कैसे बनती है, जैसे ये यहाँ से बहुत ज्यादा कट करने लगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, एरोजन हो रहा है, ठीक है, यहाँ से बहुत कट करने लगा। तो मान लो ये यहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन हो गया, तो ये वाला पार्ट कट करके अलग हो जाएगा, तो ये इस शेप की एक लेक बन जाएगी यहाँ पे। इसी को कहते हैं ऑक्सबो लेक। मतलब जब मिएंडर को लूप और ज्यादा नैरो हो जाता है, मिएंडर का लूप बहुत ही ज्यादा नैरो हो जाता है, तो रिवर शॉर्टकट ले लेती है और लूप को कट ऑफ कर देती है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, ये लूप नैरो होने लगा, तो रिवर ने शॉर्टकट लिया और ये फिर कट ऑफ हो जाएगा, फिर ये क्या बन जाएगा, पूरी तरीके से एक इंडिपेंडेंट ऑक्सबो लेक बन जाएगी। इससे मतलब ये क्रीसेंट शेप लेक बन जाती है, इसे ही ऑक्सबो लेक कहते हैं। फिर अब जो तीसरा फेज है रिवर का, मतलब लोअर फेज, लोअर फेज में क्या होता है, तो लोअर फेज में फ्लड प्लेन्स, नेचुरल लीव्स और डेल्टास और डिस्ट्रीब्यूटरीज बनते हैं। फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं, लोअर कोर्स का एक मेजर फीचर होता है। फ्लड प्लेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है, और ये क्या करता है, जब रिवर फ्लड के दौरान अपना फाइन सेडिमेंट दोनों तरफ डिपॉजिट करती है तो फ्लैट फर्टाइल लैंड बनती है, जिसे फ्लड प्लेन कहते हैं। ठीक, फिर नेचुरल लीव्स क्या होती है, नेचुरल लीव्स मैंने, ये रही, ये नेचुरल लीव्स हैं। फ्लड के वक्त रिवर के पास के हैवी सेडिमेंट जो होते हैं वो पहले डिपॉजिट हो जाएंगे, अगर हैवी है तो पहले डिपॉजिट होगा, और इससे रिवर के दोनों किनारे थोड़े से रेज हो जाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, नेचुरल लीव्स। इन रेस्ड एम्बैंकमेंट्स को ही क्या कहेंगे, नेचुरल लीव्स। फिर डेल्टास तो आपको पता ही होगा, रिवर के माउथ पर सबसे इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म है। जब रिवर सी में गिरने से पहले अपना लोड डिपॉजिट करती है तो ट्रायंगुलर या फैन शेप्ड लैंडफॉर्म बनता है, जिसे डेल्टा कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती हैं, डेल्टा रीजन में मेन रिवर कई छोटी स्ट्रीम्स में टूट जाती है, इन स्ट्रीम्स को डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। फिर डेल्टा वर्सेस एस्चुअरी, ये इसमें डिफरेंस क्या है, डेल्टा तब बनता है जब डिपोजिशन डोमिनेट करता है। ठीक, डेल्टा कब बनेगा, जब डिपोजिशन डोमिनेट करेगा, और एस्चुअरी कब बनेगी, जब टाइडल एक्शन ज्यादा हो और डिपोजिशन रुक जाए। ठीक है, मैं यहाँ पे डेल्टा में क्या होगा, डिपोजिशन होगा, और एस्टुअरी में टाइडल एक्शन। ठीक है, ये डोमिनेंस में रहेंगे। फिर अब नेक्स्ट चीज क्या है, वाटरशेड और कैचमेंट एरिया के बीच का डिफरेंस हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये बहुत ही सिमिलर टर्म्स लगते हैं पर सिमिलर है नहीं। कैचमेंट एरिया क्या होता है, कैचमेंट एरिया वो पूरा लैंड एरिया होता है जहां गिरने वाला पानी अल्टीमेटली एक ही रिवर या एक ही रिजर्वोयर में ड्रेन होता है। जैसे ये देखो, ये क्या है, वाटरशेड है, मैं कैचमेंट बता रहा हूँ। तो कैचमेंट मतलब वहां पे गिरने वाला, मान लेते हैं ये बहुत और बड़ा एरिया है, ठीक है, तो यहाँ से जितने भी पानी आ रहा है वो सब एक ही रिवर में जा रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, कैचमेंट एरिया। मतलब रिवर के सारी ट्रिब्यूटरीज और उनके ड्रेनेज का कंबाइंड एरिया कैचमेंट एरिया कहलाता है। फिर वाटरशेड क्या है,
वाटरशेड कोई एरिया एक्चुअली है नहीं, बल्कि एक बाउंड्री लाइन होती है। ये वो हाईलैंड या रिज होता है जो एडजेसेंट कैचमेंट एरिया को सेपरेट करता है। वाटरशेड के एक साइड गिरने वाला पानी एक रिवर सिस्टम में जाता है और दूसरे साइड गिरने वाला पानी दूसरे रिवर सिस्टम में जाता है। जैसे ये रहा, क्या है, ये वाटरशेड है हमारा, ठीक है। अगर पानी इधर गिर रहा है तो वो इस रिवर में जाएगा, अगर इधर गिर रहा है तो दूसरी रिवर में जाएगा। तो ये क्या हो गया, वाटरशेड हो गया, जो दो रिवर्स के कैचमेंट को कह सकते एक तरीके से डिवाइड कर रहा है। पर ये पूरा क्या हो गया, कैचमेंट हो गया, क्योंकि यहाँ गिरने वाला सारा पानी कहाँ पे आएगा, इसी रिवर में आएगा। तो ये छोटा सा डिफरेंस था किसका, कैचमेंट एरिया और वाटरशेड का। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हीट बजट। अब ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हीट बजट का सिंपल मतलब होता है अर्थ कितनी सोलर एनर्जी रिसीव कर रहा है और कितनी एनर्जी वापस निकाल रहा है। अगर इनकमिंग और आउटगोइंग एनर्जी इक्वल नहीं होगी तो अर्थ या तो कंटिन्यूअसली हीट होगा या तो कंटिन्यूअसली ठंडा होता रहेगा। बट ऐसा होता नहीं, क्योंकि अर्थ का हीट बजट बैलेंस होता है हमेशा। सन से अर्थ पर जो एनर्जी आती है उसे इनकमिंग सोलर रेडिएशन कहते हैं। जो भी एनर्जी सन से अर्थ पर आ रही है वो सब क्या होगी, इनकमिंग सोलर रेडिएशन होगी। अर्थ के एटमॉस्फेयर में टॉप पर आने वाली टोटल एनर्जी को हम मान लेते हैं कि वो 100 है। हम्म हम मानते हैं जो अर्थ में टॉप पर एनर्जी आ रही है वो कितनी है, 100। ऊपर से पूरी एनर्जी 100 आ रही है। 100 में से लगभग 30 यूनिट एनर्जी वापस स्पेस में चली जाती है। तो 30 तो पहले ही चली गई स्पेस में रिफ्लेक्ट होकर के। इस रिफ्लेक्शन का रीजन क्या होता है, कैसे रिफ्लेक्ट हो गई, क्लाउड होते हैं, आइस स्नो है हमारे पास, जो पोल्स हैं हमारे वहां से स्नो है, और लाइट कलर थोड़े सरफेस हैं जो इनको रिफ्लेक्ट करते हैं। अर्थ की रिफ्लेक्टिविटी को क्या कहते हैं, एल्बिडो। मतलब कौन सी चीज कितना ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रही है लाइट, उससे कैसे पता चलेगा, उसके एल्बिडो से पता चलेगा। ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रही है तो एल्बिडो ज्यादा, कम कर रही है तो एल्बिडो कम। तो अब कितनी एनर्जी, 100 में से 30 गई रिफ्लेक्शन के कारण, तो 70 बची। अब इसमें से कुछ एनर्जी एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ एनर्जी अर्थ का सरफेस एब्जॉर्ब कर लेता है। ये जो सरफेस अर्थ का एब्जॉर्ब किया है यही अर्थ को वार्म करता है। अब अर्थ को एब्जॉर्ब हीट उसे वापस स्पेस में भेजनी है, ठीक है। जो भी अर्थ ने हीट एब्जॉर्ब की है वो वापस स्पेस में भेजेगा। ये एनर्जी लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में निकलती है, जिससे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। सन से आती है शॉर्ट वेव, अर्थ से निकलती है लॉन्ग वेव। इसी वजह से ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट भी होता है, क्योंकि जो भी एटमॉस्फेयर की गैसेज हैं, हाँ, जो भी एटमॉस्फेयर की गैसेज हैं वो आने वाली लॉन्ग शॉर्ट वेव के लिए, सॉरी, आने वाली शॉर्ट वेव के लिए तो ट्रांसपेरेंट होती है, पर नीचे से जाने वाली लॉन्ग वेव के लिए क्या होती है, वो ओपेक बन जाती है, मतलब उन्हें ट्रैप कर लेती हैं। इसी वजह से अर्थ हीट होता रहता है, और इसी को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं मिला करके। तो फाइनली अर्थ उतनी ही एनर्जी स्पेस में भेज देता है जितनी एनर्जी वो सन से रिसीव करता है। इसी को अर्थ का हीट बजट बैलेंस कहते हैं। इस बैलेंस की वजह से अर्थ का एवरेज टेम्परेचर स्टेबल रहता है। पर अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से अर्थ का एवरेज टेम्परेचर क्या हो रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। और हर किसी ने प्लेज लिया है कि वो बहुत सारी, और जो हम एनडीसीज निकाल रहे हैं अपनी एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे हैं, ये सब का क्या मकसद है कि हम 1.5 डिग्री से ज़्यादा, सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने ना दें। पर देखते हैं वो हो पाता है या नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।